इट्स अमेजिंग टू नो अकेले एक ही दवाई पर आपने 10 पेजेस के ऊपर स्टडी किया। बिल्कुल ये हमको सुनने में आया था कभी-कभी कि स्पजरिक एक शॉर्टकट साइंस। तो आप वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं। और जी। फिर मेडिकल सिस्टम फिर स्पजरिक कैसे हुआ, फिर ओके। ये मेटल क्रॉस के सिस्टम कैसे हुआ। अगर आपको दशहरा आम खाना है तो लंगड़ा आम से बात नहीं बनेगी ना जी। कि ये प्रेगनेंसी के अंदर रामबाण की दवाई है। और जितनी भी प्रेगनेंसी के अंदर कॉम्प्लिकेशन है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, इसके अंदर नॉर्मल डिलीवरी की नंबर 1 दवाई। अपने रेस्टोरेंट में टेक अवे में लिखना पड़ेगा जी। कि आपको नट से, आपको आइसक्रीम से, आपको मिल्क से एलर्जी है तो प्लीज इन्फॉर्म अस। जी। आप मेडिकल साइंस के अंदर इतनी बड़ी किसी को आप दे रहे हो, किसी की जीवन के साथ खेल रहे हो और आप कह रहे हो कि कुछ नहीं है। जी। किसी भी बुक में नहीं पढ़ा मैंने आज तक। बिल्कुल। हमने इसको पहली बार लिखा। बीमारी के नाम लेने का मतलब ये नहीं है कि मैं बीमारी को ठीक ही नहीं कर सकते। हम यहाँ पर लो है कि आप बीमारी को क्लेम नहीं कर सकते जी, बिल्कुल। कि आप बीमारी ठीक कर रहे हैं। 10-20 बीमारियां तो इसी के अंदर होगी। जी। तो आप देखो कि 50 बीमारियां तो मैंने इसी सिर्फ और सिर्फ C1 कॉलोफालियम से ही आपके सामने रख दी। कई बार यूरिनरी इन्फेक्शन आया बिल्कुल। तो आपने उसको पहली एक मेडिसिन C1 से ही ठीक कर दी, जी। चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। आपके पास कुछ एक व्हाइट डिस्चार्ज जैसे पेशेंट आते जी, हैं, जी, जी। ल्यूकेरिया जिसे हम जी, कहते जी, हैं, जी, जी। अगर वो आया तो आपने उसको सिर्फ C1 से ठीक कर दिया। अगर ये दवाई उसको आराम नहीं कर पाती ओके। या अगर ये दवाइयाँ जो C1 है जी। वो अगर स्टेबल हो गई, वो रिजल्ट ज्यादा नहीं दे रही, एक जगह आके रुक गई। तो यही पे मैं पूछना चाहती हूँ, जी। जैसे कि आपने बोला कि मेडिसिन एकदम से चेंज नहीं करनी चाहिए। जी। तो आप क्या एडवाइस दोगे कि एक अगर मेडिसिन हमने चूज़ की है, जी, जी। तो कितनी देर पेशेंट को खानी? क्योंकि वो ओके। पेशेंट का सेलुलर लेवल पे तो और ज्यादा वेट करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि वो पहले लिम्फ को करेक्ट करेगा, फिर ब्लड को करेगा, फिर वो दोनों का जी। मिला के वो सेलुलर लेवल पर जाएगा। ओके। सी जो ग्रुप है उसके अंदर 17 मेडिसिन्स हैं ऑल टुगेदर। जी। 17 मेडिसिन्स का है जो वो हर ऑर्गन के जो सेल एंड टिश्यूज हैं जी। वो सिस्टम्स को बनाते हैं, उसके ऊपर वो काम करते हैं। कईयों ने इसको किया, हम कर रहे हैं, आगे आने वाले जो जनरेशन है वो करे। वो कैसे कर पाएगी अगर हम उनको कुछ विरासत में सौंपेंगे तो। जी। अगर हम उनको तीरक तुक्का ही सिखाएंगे, अगर हम उनको बिल्कुल। लिमिटेड नॉलेज देंगे तो वो लिमिटेड नॉलेज पे रहेंगे। जी। इसके अंदर हमने बहुत खूबसूरती साइंटिफिक व्यू दिया है। और जी। क्यों दिया है, क्यों ठीक किया है, उसका कारण भी ऐसा जी। है ना। तो इस वजह से मैं ये कहता हूँ कि ये सब मैं अपने पास तो रखने वाला नहीं, ये सब हम लोग देना चाहते हैं, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ हम उन लोगों को देना चाहते हैं जो इंटरेस्टेड है, वो सीखना चाहते हैं और जो एलोपैथी और मॉडर्न मेडिसिन की तरह एक मास्टर बनना चाहते हैं। जी। तो ये सिस्टम उनको मास्टर बना सकता है मैं तो बहुत हाई लेवल पर। जी, मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर एक मेडिसिन के ऊपर 10 पेजेस का डेटा है, जी। तो मेडिकल में तो काफ़ी बड़ी-बड़ी बुक्स होते हैं। जी। अब तो मुझे ये एपिसोड देखकर लग रहा है कि कम है शायद, अभी इस प्रोजेक्ट में काफ़ी कुछ सीखना और है। यहाँ तो आपने चटमंगनी पट ब्याह किया और आपने यहाँ पर एडमिशन लिया और आपको सब कुछ आ गया। जी। ऐसा मेडिकल सिस्टम नहीं हो सकता। पर इस बात को कोई बुरा ना माने, मैं और हमारी टीम क्या कर रही है वो आपके सामने रखते हैं। जी। आपको उसके साथ वो कनेक्टेड होते हो कि नहीं होते वो आपके ऊपर है। बिल्कुल। लेकिन आप उसको माइंडसेट हो गई कहोगे कि ये जो हो रहा है वो गलत है, आप जो कर रहे हो सही हो, तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा-सा अदब में आराम करके देखो। जी। कि हो सकता है कि मैं जो कह रहा हूँ और हम जो कर रहे हैं वो सही है और आप जो अभी तक पढ़ रहे थे वो शायद गलत था। जी। तो आपको अभी तुरंत ये सब पढ़ना चाहिए। Namaste and hello and welcome back. मैं Savita and we are back at the Spudrick Center. So once again we will be with Dr. Vinod और जैसे कि आपने देखा होगा पिछले एपिसोड में we got to know about constipation. Now constipation may seem small but उसके पीछे जो theory थी was very interesting क्योंकि हमने जाना through Dr. Vinod जो उनकी नॉलेज है इज वेरी ऑथेंटिक एंड हाई स्टैंडर्ड सो आई थिंक विच इज अमेजिंग एंड एक बीमारी को एक्सप्लेन करना डिफाइन करना एक बात होता है और उसके पीछे जो स्पजरिक के थ्रू स्पजरिक से क्या थ्योरी है दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग सो आइए आज भी हम एक और टॉपिक कवर करते हैं एंड मैं जरूर बताना चाहूंगी आप सबको कि अगर आपने कॉन्स्टिपेशन वाला एपिसोड नहीं देखा तो प्लीज जरूर जाके देखिए आप भी कहोगे कि इट इज अमेजिंग सो आइए अब हम कनेक्ट करते हैं विद डॉक्टर विनोद So welcome back, Dr. Vinod. नमस्ते जी और सभी को मेरी प्यार भरी नमस्कार। नमस्ते जी। So जैसे कि पिछले एपिसोड में आपने हमको बताया कॉन्स्टिपेशन के बारे में जी जी। एंड मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि बहुत ही इंटरेस्टिंग था आपने स्पजरिक थ्योरी से जो हमको जानकारी मिली was very interesting. हम कभी सोच नहीं सकते थे ऐसा। बिल्कुल सविता जी, इसीलिए मैं हमेशा ही एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि इस पैथी को कम से कम 160 साल हो गए जी। और इसके ऊपर जो 100 साल पहले काम हुआ था वो 100 साल के बाद कहीं ना कहीं उसके अंदर वो काम नहीं हो पाया। जी। और कितने ही मेडिकल सिस्टम चल रहे हैं, अगर आप एक और मेडिकल सिस्टम ला रहे हो तो ये कॉमन सेंस है कि उसको आपको दूसरे सिस्टम से अलग दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल। और अगर सारी बीमारियों को एक ही ढंग से आप ठीक कर रहे हो और दूसरों की एक्सप्लेनेशन मेडिकल सिस्टम की एक्सप्लेनेशन ले रहे हो तो फिर आपका वो स्पेशलिटीज नहीं हुई। जी। तो ये बात किसी को समझ नहीं आई
और ये बात अगर समझ आ जाती तो शायद ये सिस्टम आज कहीं और होता। ओके। तो इसलिए सबसे बड़ा जो मेन फाउंडेशन ये थी कि ये सिस्टम को अलग कैसे प्रूव करोगे, और ये सारे सेक्टर में है। बिल्कुल। और ये सबसे बड़ी अनपढ़ता है कि हमारे इस मेडिकल सिस्टम के अंदर ये कोई बात नहीं समझा। बातें करना आसान है, उसको जी। शो करना बहुत अलग बात है। तो ये मेरा एक ध्येय बन गया था, मुझे शिक्षा मिली थी कि स्पजरिक सिस्टम क्या कहता है। ओके। हमारे फाउंडर्स ने क्या किया, जी। उन्होंने भी यही किया जी। कि मैं एक सिस्टम दे रहा हूँ वर्ल्ड के अंदर जो वो एग्जिस्टिंग सिस्टम से अलग है, जी। और आप आज उसको बोल दोगे कि सेम ही है। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं हो सकता ना। हर आदमी का हर सेक्टर में हर प्रोडक्ट का अलग अलग नेचर है, वो उसकी जी। अलग यूटिलाइज्ड होता है, उसका अलग बेनिफिट होता है। तो बिल्कुल। वो हमारे सिस्टम में आया और मैंने किया, और ये तो अभी शुरुआत है। 700 बीमारियों के ऊपर अलग से डेफिनेशंस दी जा सकती है। अमेजिंग। जी, जी। एंड मुझे ये खासियत लगती है कि कम दवाइयों से आप ओवर 700 डिजीजेस कवर कर बिल्कुल, और लेते हो। यही खासियत की वजह से ये सिस्टम आज चारों ओर से उन्नति कर रहा है। जी। तो मैं यहीं पर ही पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपने पिछले एपिसोड में कॉन्स्टिपेशन का बताया और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स था, लोगों को अच्छा लगा, जी, जी। और आप बार-बार कहते रहते हो कि ये सिस्टम अलग है दूसरों से। तो आज मैं यही जानना चाहती हूँ कि वो दवाइयाँ कैसे मेडिसिन अलग है दूसरे सिस्टम से? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, और यही जानना भी चाहिए। और हमारी दवाइयाँ भी अलग हैं, प्रिंसिपल भी अलग हैं, बीमारी को समझने का तरीका भी अलग है, और बीमारी को बताने का तरीका भी अलग है, और उसका कारण भी अलग है। तो बिल्कुल। दवाइयाँ भी अलग होगी, और बिल्कुल। दवाइयों का ट्रीट करने का ढंग भी अलग होगा, और दवाइयाँ क्या कहती हैं वो भी अलग होगा। तो बिल्कुल आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। जी, तभी मुझे लगता है कि नॉलेज इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। तभी मेरा मकसद है कि हाँ। आप एक सिस्टम को हम दिखा सके आपके थ्रू देखो, कि नॉलेज कैसे। आपको कैसे आएगी? जी, जी। या तो आपको किसी से समझाने से आएगी, या पढ़ने से आएगी, या आपको लाइक माइंडेड पीपल के साथ बैठने से आएगी। तो जी। नॉलेज हमेशा शॉर्टकट नहीं है नॉलेज का। जी। उसके लिए आपको बहुत डीपर नॉलेज लेनी पड़ेगी। तो आज मैं चाहती हूँ कि आप एक मेडिसिन के ऊपर पोर्ट्रे करो हाँ, कि ये बिल्कुल। नॉलेज कैसे डिफरेंट है जी, जी, दूसरे बिल्कुल, और साइड आप से। बड़े हैरान रह जाएँगे। आप कोई भी दवाई का नाम लीजिए, मैं उसके ऊपर आज पोर्ट्रेट करके बताता हूँ, और उसके ऊपर आपको कितने लेवल पर आपको वो दवाई सीखनी है, वो क्या करती है, तो मैं बताऊँगा जी। आपको। हाँ जी। जी, तो आज वो जो मेडिसिन मैं चूज़ करना चाहती हूँ, जी, जी। जो कि मैंने भी सुना है काफ़ी अच्छा है, जी, जी। व्हिच इज़ C1 या बिल्कुल, सेम क्लोफाइलम। क्लोरोफाइलम जी। कंपाउंड जिसे हम कहते हैं, और C1 है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। जी। और यहाँ तक कि इस मेडिसिन्स की वजह से ही जो ये रेवोल्यूशन आई थी सिस्टम को लेके, और साथ ही साथ ये सिस्टम एक्चुअली में स्पाइनल कॉर्ड जो है, जो फेमस हुआ, जी। वो इसी ग्रुप की वजह से हुआ। ओके, बिल्कुल, जी, दैट वुड जी। बी अमेजिंग टू नो। एंड अच्छी बात है, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक आप डीप नॉलेज नहीं सीखोगे पता नहीं और चलेगा। आपको पता लगेगा कि ये कैसे अलग हैं, और ये मेडिसिन्स की जो वास्ट नॉलेज है, या काफ़ी डीप नॉलेज है, वो आपको मैं पोर्ट्रेट करके बताता हूँ, और आपको किस लेवल पर सीखना है, क्योंकि कहीं आपके लिए समय कम ना पड़ जाए, जी। क्योंकि मैं तो अगर उसके बारे में डीप नॉलेज दूँगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अच्छा, हाँ। बट जैसे मैं एक मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ, मेडिकल बुक्स ले लीजिए आप, हाँ। तो उसमें तो बहुत बड़े-बड़े बुक्स आपको पढ़ने पड़ते हैं, A to Z सब कुछ लेकिन हमारे व्यूअरों ज़रूरी को है। शायद ये बात पता नहीं है, वो सोचते हैं कि शॉर्टकट ही मेडिकल के अंदर हो जाए तो बहुत अच्छा है। पर नहीं हो सकता आधा-अधूरा ऐसा। ज्ञान मिल जाए ठीक है, नहीं। और हमें पूरा नहीं देखना। मुझे बस शॉर्टकट कोई चीज़ मिल जाए, और मुझे पढ़ना नहीं है, और इसीलिए ये सिस्टम का जो ये हाल है आज ये जी। हो रखा है। यहीं पर ही मैं बोलना चाहती हूँ कि स्पेशली जो लोग देख रहे हैं ये वीडियोस, खासकर प्रैक्टिशनर्स, पूरा वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, गेट द नॉलेज। बिल्कुल, अगर नॉलेज लेनी है तो पूरा वीडियो देखना चाहिए, और अगर नहीं देखते तो वो उसमें आपका और मेरा कसूर नहीं है, वो उनका कसूर है, और वो भी मुझे ऐसा लगता है कि वो मिस आउट करेंगे। तो पर जो जैसा नॉलेज लेना चाहता है, जी। और आपने एक बहुत अच्छी बात की कि मेडिकल सिस्टम के अंदर हम लोग पता नहीं कौन-कौन सी किताबें पढ़ना चाहते हैं। जी। हम कहते हैं कि ये किताब इतनी मोटी है, और ये किताबें हैं, लेकिन हमारे सिस्टम सर्जरी के अंदर मुझे लगता है कि सपने में भी नहीं वो सोच सकते। जी। तो इसलिए क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 4 लाइनों में ही ये सिस्टम को खत्म कर देते हैं। जी, जी, जी। तो कंपेयर्ड टू मेडिकल ये काफ़ी हाँ, और अगर शॉर्टर है। मेडिकल सिस्टम है तो आपको पूरी डीप नॉलेज लेनी चाहिए, और उसका आज मैं टेलर आपको दिखाता हूँ ओके। कि एक दवाई C1 जो आपने चूज़ की है वो कैसे उसके ऊपर हमने आप हैरान रह जाएँगे कि जी। उसके अंदर बहुत डीप नॉलेज है,
और उसके अंदर ही 10 पेजों का मेरा खुद का एक लेक्चर है। तो इट्स अमेजिंग टू नो अकेले एक ही दवाई पर आपने 10 पेजेस के ऊपर स्टडी किया। बिल्कुल ये वो। ओह माय गॉड। और ये पूरा जो 10 पेजेस हैं सिर्फ और सिर्फ C1 के ऊपर है। ओह माय गॉड, ओनली C1? हाँ, C1 पे ये एक ही सारे रेमेडी पे? एक ही रेमेडी पे। ओके। और उसकी पूरी डीपर थेराप्यूटिक वैल्यू है। अगर 10 पेजेस सिर्फ और सिर्फ एक ही दवाई पे है तो आप देखिए कि 60 दवाइयों पर कितने पेजेस हो जाएंगे। तो इसका मतलब हमको सुनने में आया था कभी-कभी कि इस बजट एक शॉर्टकट साइंस है। बना दी गई है। ओह, मेडिकल सिस्टम कभी भी छोटा नहीं हो सकता। तो काफी बीज रूप में हो सकता है, जी। बीज रूप में हो सकता है, वो एक आइडिया हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर पीएचडी की जा सकती है। और शायद मुझे ये ब्लेसिंग है कि इतनी डीपर नॉलेज मुझे मिली, और वो खोजने से तो ईश्वर भी मिल जाता है, ये तो एक सिस्टम ही है। अमेजिंग। जी, सो जी। काफी साइंटिफिक है ये सिस्टम, अभी हम जानेंगे फिर। बिल्कुल, तो आइए जी। शुरुआत करते हैं। जी हम लोग प्रैक्टिस के ऊपर ये वीडियोस कर रहे हैं, जी और आज का टॉपिक आपने चुना है कि एक दवाई के ऊपर आप मुझे बताएं। तो C1 जी। मैं यहाँ पर व्यूअरों को बताना चाहूंगा कि एक मेडिसिन है जिसका नाम C1 है, जो पूरा नाम है कैंसुरेसो 1 है, लेकिन यहाँ पर लॉ की वजह से उसको काइलोफाइलियम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जी तो इसके पीछे भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप एक चीज नोट करते रहिएगा कि कितनी डीपर नॉलेज है सिर्फ एक दवाई के ऊपर। ओके। सबसे पहले हम चलते हैं कि C1 के लिए एक नाम साइंटिफिक होना बहुत जरूरी है। जी अगर C1 होगा, और अगर इसका नाम आज के अपडेट के हिसाब से होगा, तो इस सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि जिस समय में इसका नाम रखा गया था वो आज सीधा सीधा रिप्रेजेंट करता था कैंसर को, लेकिन आज लॉ चेंज हो चुके हैं। 160 साल बाद आज आप कोई भी दवाई का नाम, आज भी आप सोशल मीडिया पर रिसर्च करें तो बिल्कुल। बड़े बड़े क्वेश्चन और क्लेम्स होने की वजह से उनका पूरा उसके ऊपर एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ है। जी तो आप कैसे एक दवाई का नाम सिर्फ और सिर्फ दूरदर्शिता से कैंसर जैसी बीमारी पर हो सकता है, तो उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए हम लोग इसको जी कालोफाइलियम लेके चलते हैं, और जी। बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक नेम है, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट का आज लॉ है कि आप उस बीमारी के हिसाब से नाम नहीं रख सकते, जी। और अगर वो नाम रख रहे हैं तो आपको साइंटिफिक प्रूफ करना पड़ेगा कि आप वो क्लेम कर रहे हैं कि वो जी। दवाई ये ठीक करती है। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो कमजोर कड़ी यही आ गई कि इसके नाम के ऊपर ही आपको सोचना है। जी अब दूसरा कि इसके ऊपर एक पौधा नहीं है, तो इसके ऊपर 5 पौधे हैं, इसके ऊपर प्लांट जो इसके अंदर पाए जाते हैं। जी अगेन मैं बताता चलूं कि स्पजरिक और मदर टिंचर और हर्बल से अलग है। जी स्पजरिक जो है एसेंस, वो ये 5 प्लांटों का जो एसेंस है वो स्पजरिक से बनता है। जी तो पहला जो प्लांट इसके अंदर आएगा, मैं सबको पता है कि कोनियम आता है, जी उसके बाद रस्टॉक्स आता है, तीसरा जो है पिम्पिनेला, उसके बाद आता है विंसी टॉक्सिकम, और लास्ट में जो ये इस दवाई को बनाता है उसका नाम है कालोफाइलियम, जिसके ऊपर ये नाम रखा गया। अब आप देखिए कि ये जो है ये बेसिक कॉम्प्लेक्स है, इसके Okay. अंदर सबके अंदर ये जितने भी इसके अंदर जो ग्रुप हैं वो 17 हैं, उसके अंदर जो बेसिक मेडिसिन मिलेंगी, प्लांट्स मिलेगा, वो ये मिलेगा। जी लेकिन ये कहाँ अलग हो जाएगा? कालोफाइलियम हो जाएगा। Okay. अब सबसे बड़ी बात जो प्रैक्टिशनर ऑफ दिस साइंस के जो हैं वो ये गलती करते हैं कि इसको अकेले अकेले पढ़ रहे हैं। अगर आप अकेले अकेले पढ़ोगे तो ये कोनियम जो है वो स्किन के ऊपर काम कर रहा है, जी अगर रस्टॉक्स पढ़ोगे तो ज्वाइंट के ऊपर काम कर रहा है, पिम्पिनेला है वो रेस्पिरेटरी के ऊपर काम करता है, और जो विंसी टॉक्सिकम है वो टॉक्सिक्स को बाहर करता है, फ्लूइड को बाहर करता है, और जो कालोफाइलियम है वो फीमेल्स ऑर्गन पर काम करता है। जी अब ये इंडिविजुअल आपने पढ़ा, ओके लेकिन जब इसको आप पूरे को एक साथ पढ़ेंगे तो इसकी सिनर्जी अलग हो जाएगी। यानी कि वो अकेले अकेले जो प्लांट है वो एनर्जी लेवल पर काम कर रहा है, वो उसका दायरा एक है, जी लेकिन अगर पांचों मिलकर काम कर रहे हैं तो उसकी सिनर्जी हो जाएगी। तो मेरा ये समझाने का मतलब ये था कि इसकी जो 5 प्लांट हैं वो इकट्ठे मिलकर कुछ और रिप्रेजेंट करेंगे, वो अकेले नहीं करेंगे। That's तो very इसलिए good. सबसे पहले ये देखना, लेकिन शुरुआत यहीं से होगी। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि ये दवाई एक्चुअली में मैटी साहब ने क्यों बनाई, जी और उसको एक्सपैंड क्रॉस जी ने कैसे किया।
एक्चुअली में जब टेम्परामेंट आप पढ़ते हो तो 2 तरह के टेम्परामेंट आपके सामने आए। जी, अब यहाँ पर अगर आपको नॉलेज लेनी है तो आपको डीपर नॉलेज लेनी पड़ेगी। बिल्कुल। अगर शॉर्टकट नॉलेज लेनी है तो आपको बहुत लोग दे रहे हैं, लेकिन जी। अगर आपको डीपर पढ़ना है, इस साइंस के मास्टर बनना है, तो एक ही रास्ता है कि इसको समझना है। जी, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हर चीज का कनेक्टेड है, हमारा सिस्टम भी इंटरकनेक्टेड है। डिजीज देखते हैं तो रूट कॉज पे जाते हैं। जी, तो अगर आपने इस दवाई के बारे में पढ़ना है, क्या इसके पीछे कारण रहेगी ये दवाई बनी, तो उसके लिए सबसे बड़ा आएगा कि आपकी जो मेटाबॉलिक है, जी, मेटाबॉलिक, उसके बाद लिम्फ बनता है, उसके बाद वो ब्लड बनता है, जी, और इन दोनों को वो सेल एंड टिश्यू पर वो जाता है। जी, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैटी ने उसको लिम्फेटिक कहा, उसने उसको ब्लड कहा, और उसका दोनों का जो बेस रखा वो मेटाबॉलिक रखा, और वो फर्स्ट लेवल पर अगर खराब हुआ है तो उसको लिम्फेटिक कहा है, जी। अगर सेकंड लेवल पर वो खराब हुआ है तो उसको सैंग्यून कहा है, ब्लड कहा है। लेकिन अगर वो दोनों खराब हुए हैं ओके, तो उसको सेलुलर बेस पे कहा है। कई बार तो कुछ ऐसे शब्द होंगे कि जो हमारे प्रैक्टिशनर ने सिस्टम में पढ़े नहीं होंगे, और वो ये है कि ये जो C1 है उसका सीधा सीधा जो एक शब्द में अगर मैं बताऊं तो वो सेल मेटाबॉलिज्म है, ओके, यानी कि उसका सेलुलर पर काम करता है। तो वो जी। मिक्स्ड, ये आपको याद होगा कि ये मिक्स्ड पर डैमेज हुआ सेलुलर लेवल पर। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये जो मेडिसिन हैं उसके ऊपर हम लोगों ने इसको आगे ले जाके, मेरी एक स्टडी के अंदर मैंने इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक यूनिवर्सल मैटई जी ने जी, S1 को यूनिवर्सल मेडिसिन कहा था, जी, लेकिन मैं आज की डेट के अंदर C1 को यूनिवर्सल रेमेडी कहता हूँ। जी, उसका कारण ये है, सेलुलर स्ट्रक्चर अगर खराब हो गया है तो आपका पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। इसलिए इस सिस्टम को अगर समझना है, सेलुलर बेस पर समझना है, सेल एंड टिश्यूज जो कि ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन एक सिस्टम बनाता है, और सिस्टम एक पूरा फंक्शन करता है। जी। तो उसका जो पहला जो है वो मिक्स्ड है, और क्रॉनिक डिजीज जितनी भी होती हैं उसके अंदर होता है। और जो इंजन ऑयल का काम करता है ग्लैंड्स, जी। वो सिस्टम के ऊपर सेलुलर ही काम करता है। पहला समझना बहुत जरूरी है। जी। अब इसके बाद जो आपने समझा कि ये कैसे लिंक किया टेम्परामेंट से, जी, वो सीधा टेम्परामेंट से लिंक नहीं कर दिया, जी, उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया कि किस स्टेज पर आकर आप इसको कर रहे हैं। आप इसके ऊपर, ये लिम्फ ठीक नहीं कर रहा, जी। ये ब्लड ठीक नहीं कर रहा, ये मेटाबॉलिक ठीक नहीं कर रहा, जी। ये सेल एंड टिश्यूज ठीक कर रहा है। That's the main target. तो दैट्स अ क्रॉनिक, और जो घर कर गई है, कॉम्प्लिकेटेड केसेस है। जी। तो इसलिए उन्होंने उस जमाने में जो इफेक्ट हुआ था, जो कैंसर नया नया बना था, उस जमाने में उन्होंने उसका नाम उस बेस जी। पे रखा था, जो कि आज शायद अथॉरिटीज हैं इसके ऊपर क्वेश्चन उठा सकते हैं कि आप क्लेम कर रहे हो, लेकिन जी। उसका जो स्ट्रक्चर है, साइंटिफिक स्ट्रक्चर है, वो ये बात कहता है कि इसका नाम ऐसा होना चाहिए। और फिर बाद में जब लॉ बने तो ये पूरी दवाई को किस एक पौधे के साथ जोड़ा जाएगा। जी। तो आप देखिए कि कोनियम के साथ नहीं जोड़ा, इसको रस्टॉक्स के साथ नहीं जोड़ा, पिम्पिनेला के साथ नहीं जोड़ा, विंसीटॉक्सिन, कॉलिफॉलियम के साथ क्यों जोड़ा? Okay. क्योंकि कॉलिफॉलियम के साथ जोड़ने के लिए यहाँ तक कि जो शॉर्टकट है वो फीमेल कह देते हैं, जी। नहीं हार्मोन्स, ग्लैंड्स, क्योंकि हार्मोनल जो इम्बैलेंस है वो ये दवाई ठीक करती है, इसलिए कॉलिफॉलियम नाम आया जी, है। जी, जी। इसको होम्योपैथी के अंदर फीमेल कैटेगरी के अंदर, बर्थ के अंदर हो गया, उसके जो पीरियड्स है मेनोपॉज के साथ जोड़ा जाता था, लेकिन नहीं, यहाँ पर सेलुलर के साथ उसका कनेक्शन सीधे सीधा हार्मोनल है, उसका कनेक्शन सिक्रीशन ऑफ द ग्लैंड है, जी। तो वो उस वजह से इसका नाम आया। तो इसका फर्स्ट ये पढ़ा कि आपने इसका मेटाबॉलिज्म का नाम जी। को रखा, आप सेकंड में पढ़ते हैं कि करता क्या है। अब इसके ऊपर सबसे पहले ये समझना है कि ये चीज टेम्परामेंट से लेकर पहली बार इसका जो सिस्टम पे काम करेगी, तो जी। सबसे पहले आएगा क्रॉनिक, ओके, और इसके साथ साथ एक वर्ड आएगा कि सेलुलर लेवल पर जो डैमेज हुआ अभी है, आपने- जिसको हम रिकरेंट कहते हैं। जी, रिकरेंट का मतलब ये होता है कि बार बार, जी, यानी कि लिम्फ के बाद, ब्लड के बाद, दोनों के बाद, मेटाबॉलिज्म के बाद जो यहाँ पर आकर रिकरेंट हो रहा है, उसको बार बार वो प्रॉब्लम हो रही है, वो घर कर गई है, इसलिए इसको इस दवाई को वहां पर रखना जी। पड़ेगा। अब यहाँ पर ये अकेला कॉलिफॉर्म। अब इसके बाद जो सेकंड नंबर पे आपको रखना पड़ेगा, इस पूरी दवाई को एक शब्द देना पड़ेगा, वो जी। आएगा एंडोक्राइन। एंडोक्राइन का मतलब मुझे लगता है कि इसके लिए डीप नॉलेज करनी पड़ेगी, और जी। वो छोटे लेवल पर नहीं आएगी। बिल्कुल। एंडोक्राइन को पढ़ने के लिए आपको पूरे 7 ग्लैंड का सिस्टम पढ़ना पड़ेगा। इसके पीछे मैं इसको बताऊं कि अब ये दवाई करेगी क्या, जी। जो मिस परफॉर्मेंस हो रहा है
जो इम्बैलेंस हो रहा है, इसका जो इम्बैलेंस हुआ जी पूरे एंडोक्राइन सिस्टम का, उसने ये पूरा मिक्स्ड सिस्टमैटिक के ऊपर आके आपका ये सिस्टम काम करेगा। ओके अब ये टारगेट करेगा कि ये आपका, इसकी डेफिनेशन हो गई कि ये साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हो गई, जी आपका पहला हो गया। अब इसके सेकंड नंबर पे आएगा कि कौन कौन से जो बॉडी टारगेट्स हैं, ऑर्गन टारगेट्स हैं, जी उसके ऊपर ये काम करेगा। जी अब यहाँ पर हमको इसका टारगेट क्या है? सो टारगेट के ऊपर सबसे पहले आएगा ग्लैंड्स। अब आप ये देख लीजिए, ग्लैंड्स ब्रेन से लेके आपकी पूरी बॉडी के अंदर जो 7 ग्लैंड्स हैं, उसके ऊपर सबके ऊपर काम करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, पिनियल ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, थाइमस ग्लैंड हो गया, और यहाँ तक कि जेनेटिल ग्लैंड्स हो गए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया। तो ग्लैंड्स आ गए। अब आप जी। देख लीजिए कि इसको जोड़ना एंडोक्राइन सिस्टम के साथ है। अब इसके पीछे आप जाओगे, जो सेलुलर बेस पर कैसे काम खराब होगा, सेलुलर बेस पर डैमेज कैसे होगा, उसको कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। ओके म्यूकस मेम्ब्रेन, जी। सिरोसा, सिरोसा भी कह सकते हो। कुछ वर्ड ऐसे आएंगे कि बिल्कुल आप हैरान रह जाओगे कि ये डीपर नॉलेज है। अब देख लीजिए टारगेट क्या कर रहा है, सबक्यूटेनियस और कनेक्टिव टिश्यू। आप भूलिए मत कि 5 जो प्लांट है वो सिनर्जी पे काम कर रहे हैं, जी इंडिविजुअल नहीं। आपने इसको पढ़ा दिया, आप इंडिविजुअल पे तो यहाँ आएंगे ही नहीं कहीं, जी सिनर्जी हो गई। आप मुझे बताइए कि अगर चाय बना रहे हैं आप, उसके बिल्कुल। अंदर जो 5 चीजें पड़ी हैं, अगर एक भी चीज हटा दोगे तो आप वो चाय चाय नहीं रहेगी। जी आप समझ रहे हो? बिल्कुल तो इस वजह से वो चाय का, जब भी चाय आएगी तो आपके पास 5 इंग्रेडिएंट्स आएंगे कि उसके अंदर तब पत्ती जाके होगी, उसके चाय अंदर बनती है। दूध होगा, उसके अंदर आपके शक्कर होगी, पानी होगा। जी लेकिन पानी अकेला, नहीं पत्ती अकेली नहीं खराब करेगी। जी जी लेकिन वो पूरा चाय का लुत्फ लेना है तो वो पूरा चाय बनेगी। तो फिर जैसे आपने अभी चाय का एग्जांपल दिया, तो हाँ यही जी। पर मैं पूछना चाहती हूँ, द रीजन व्हाई आई एम आस्किंग इज क्योंकि प्रैक्टिस पे है ये। जी जी तो अगर ये 5 प्लांट्स अगर हमको पता है जी। कि ये जाती है मेडिसिन जी। में, तो क्या हम ये 5 प्लांट्स अकेले अकेले लेकर मिक्स करके दे सकते हैं? तो आप वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं। और जी। फिर मेडिकल सिस्टम, फिर स्पजरिक कैसे हुआ, फिर ओके। ये मेटियल क्रॉस के सिस्टम कैसे हुआ। अगर ये 5 प्लांट डालने हैं, मैंने जी। पहले ही कह दिया था कि अगर ये 5 प्लांट डालने हैं तो स्पजरिक बेस से ही डालेंगे। ओह ओके, मेथड है। मेथड है, ओके ओके इसके पीछे एक मेथड है। अगर आपने इसके हर्बल एक्सट्रैक्ट डाल दिया तो हर्बल के हिसाब से ही काम करेगा। अगर आपने इसको मदर टिंचर के हिसाब से डाला तो मदर टिंचर ही काम करेगा। स्पजरिक एक्सट्रैक्ट अगर आपने डाला तब आपको ये टारगेट मिलेंगे। आपने इसको कुछ और तरीके से डाला, तो अगर आपने चावल बासमती के लिए और आपने सोचा कि मैं दूसरा चावल से काम चला लूंगी तो बात नहीं बनेगा। आपने मुझे मैंगो बहुत पसंद है, अगर आपको दशहरा आम खाना है तो लंगड़ा आम से बात नहीं बनेगी ना। जी ओके तो वो दोनों का स्वाद अलग अलग है ना। तो बिल्कुल। अगर आपको बकरी का दूध चाहिए तो गाय के दूध के अंदर, दोनों के अंदर अंतर है ना, भैंस के जी। दूध के अंदर अंतर है। लेकिन चाय तो आप सबके हिसाब से बना रहे हो, जी ठीक है। बिल्कुल लेकिन अगर आपको वो असली चाय चाहिए, तो असली आम का मजा लेना है जो आपको पसंद है, तो फिर वो स्पजरिक से आएगा। ओके तो यहाँ पर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जी अब यहाँ पर सबसे बड़ी गलती करते हैं कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, कॉलोफाइलियम है, होम्योपैथी के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो फीमेल कर दिया। नो, ओके अच्छा जेंट्स के लिए भी है। अगर ग्लैंड, तो फिर वहां पर प्रोस्टेट भी तो आया, बिल्कुल सही तो फिर बात है। यहाँ पर फीमेल कैसे हो गया? तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ऊपर काम होगा। वो बात अलग है कि फीमेल इसको यूज कर रही है तो वो अपनी तारीफ कर रही है, लेकिन जी। मेल के ऊपर आपने कभी किया? मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर प्रैक्टिशनरों ने मेल के ऊपर इसको किया ही नहीं होगा, ओह माय गॉड क्योंकि इसको जोड़ रखा है कि ये फीमेल के साथ है। मैं इसको यूनिवर्सल कहता हूँ। क्यों? ये कारण की वजह से मैं ऐसे कहता हूँ कि अगर इसको आप डेडली डिजीज को ठीक करते हो, तो ग्लैंड को ठीक करते हो, तो वो फीमेल के अंदर भी होगा तो मेल के अंदर भी होगा। बिल्कुल सही बात है। अगर वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ओवरी के ऊपर काम कर रही है तो प्रोस्टेट के ऊपर, मेल्स के ऊपर काम कर रही है, तो आप उसको एक टैग दे देना कि फीमेल है। लेकिन ये कह सकते हैं ये कि फीमेल के लिए रामबाण दवाई है। इट्स नोन फॉर हाँ, लेकिन अगर मेल की बात आएगी तो मेरी फेवरेट ये हो जाएगी। ओके तो इसके बाद अगर सबसे बड़ी जो मैं इस दवाई को आप दूसरे लास्ट वाले पे आता हूँ कि एंडोक्राइन सिस्टम में ग्लैंड पे आया, तो ये माइंड की मेडिसिन है, ब्रेन सेल्स, जी गैंग्लियंस के ऊपर काम करती है, इसके ऊपर सेलुलर बेस पर काम करती है, सेल एंड टिश्यूज पे काम करती है ब्रेन। तो आप भूलना मत कि वो सेलुलर टिश्यूज के ऊपर काम कर रही है, जी और ये सिर्फ एक दवाई के ऊपर चल रहा है सविता जी। ओके सो मच नॉलेज बिहाइंड इट। अभी तो टारगेट 2 है, जी अभी तो इसके ऊपर थेरेप्यूटिक वैल्यू आएगा। अब इसके बाद हम चाहते हैं कि थेरेप्यूटिक ये कौन कौन सी बीमारियां ठीक करती है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये ग्रुप
जो 5 प्लांट हैं वो ग्रुप में क्या काम करते हैं। सिंगल सिंगल में आपने इसको पढ़ा और उसके ऊपर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, वो हमारा सिस्टम उसकी जरूरत भी नहीं है। लेकिन ग्रुप के अंदर क्या काम करता है, तो वो प्लांट जो 5 कॉम्प्लेक्स प्लांट है इसके अंदर, वो सिनर्जी जो है वो क्या काम करती है, उसको मैं कहता हूं कि ग्रुप इंडिकेशन। सो जो ग्रुप इंडिकेशन है इसके अंदर एक चीज जो मैं बताऊं कि ग्रुप इंडिकेशन सब में जाएगा वो। तो इसके अंदर सबसे पहला जो आएगा इनर सिक्रीशन, फिर आ जाएगा इसके अंदर डर्मेटोकोलॉजी, फिर इसके अंदर आ जाएगा न्यूरोलॉजिकल, उसके बाद सबसे बड़ा जो मैटी जी के बाद आया उसके अंदर लिम्फेटिक ड्रेनेज, यहाँ पे एक वर्ड जुड़ जाएगा ड्रेनेज। अब इसके बाद ब्लड आ जाएगा इसके अंदर, हेप्टा लीवर और स्प्लीन। तो उसके बाद वो इसके ऊपर काम कर रहा है। ये दवाई इसके ऊपर काम कर रही है। Amazing. इसके बाद आ जाएगा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। इसके बाद आ जाएगा यूरिनरी, जिसके अंदर हम डायलोटिक कह सकते हैं, इन्फेक्शंस कह सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा जॉइंट्स, जिसको हम रोमेटिक के नाम से भी कह सकते हो। तो अब आपने क्या पढ़ा कि ये ग्रुप जो आपकी C1 दवाई है वो कॉम्प्लेक्स लेवल पर किसके ऊपर काम कर रही है, इनर सिक्रीशन ऑफ द ग्लैंड के ऊपर काम कर रही है, फिर स्किन के ऊपर काम कर रही है, फिर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के ऊपर काम कर रही है, लिम्फेटिक ड्रेनेज के ऊपर काम कर रही है, हेप्टा स्प्लीन ब्लड के ऊपर काम कर रही है, फिर रेस्पिरेटरी लंग्स के ऊपर काम कर रही है, यूरिनरी जो आपका ब्लैडर है, यूरिनरी किडनीज के ऊपर काम कर रही है, ज्वाइंट मसल्स के ऊपर काम कर रही है। तो आप देख लिए कि ये सिस्टमैटिक कॉम्प्लेक्स क्या आ गया क्या। अब इसके बाद आपकी डिजीज स्टार्ट होगी। इट्स अमेजिंग। मुझे नहीं लगता शायद किसी को पता होगा। हालांकि सविता जी वो जो मैंने जो पॉइंट्स बता रहा हूँ उसके ऊपर भी एक डीपर नॉलेज है। बिल्कुल। जो मेरे जो ये 10 पेज का जो लेक्चर है वो पहले ही न्यूरोलॉजिकल क्या है, उसके ऊपर क्या काम करता है, इनर सिक्रेटरी क्या, तो वो कैसे काम करते हैं, तो साइंटिफिक तभी बनेगा। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी इसी इतने में ही पहले लेक्चर के अंदर ही सीखना नहीं चाहते तो फिर वो आगे डीपर कौन पड़ेगा। लेकिन अगर जो सीखना चाहता है, सारी उंगलियां बराबर नहीं होती, जो भी सीखना चाहता है वो आकर हमारी वो 10 पेजेस की एक एक दवाइयों के ऊपर डेफिनेशन सीख सकता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं थेरेप्यूटिक वैल्यू। तो थेरेप्यूटिक वैल्यू के ऊपर भी बहुत डिजीज है, लेकिन मैं उसके सिर्फ आउटलाइन पे ही जाऊंगा। लेकिन वो प्रैक्टिशनर्स को पूरे डीपर लेवल पे पढ़ना है। तो पहले नंबर पे जो आएगा कटार, जो कि क्रॉनिक इन्फेक्शंस जिसे कहते हैं। वो आपके म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज कर दिया है। जितने भी क्रॉनिक इन्फेक्शंस होते हैं उसके ऊपर, जितने भी आपका थ्रोट हो गया, नोज हो गया, आईज हो गया, लंग्स हो गया, ईयर्स हो गया और यहाँ तक कि पेट हो गया, आपकी स्किन हो गई, उसके अंदर जितने भी म्यूकस मेम्ब्रेन, तो आपको सिर्फ एक ही बीमारी को पढ़ने के लिए आपको उसके ऊपर 10 बीमारियां पढ़नी पड़ेगी। तो ये पर यहाँ पर आके आता है। अब दूसरे नंबर पे आ जाता है यहाँ पर ग्रोथ को आप 2 चीजों पे ले सकते हैं, ट्यूमर भी ले सकते हैं और वर्ड भी ले सकते हैं। तो ट्यूमर के ऊपर भी काम करती है और उसके बाद वो वर्ड्स पे ऊपर भी काम करती है। और तीसरा मैं कहता हूं इसके ऊपर ग्लैंड जो हाइपर ट्रॉफी हो जाती है, ग्लैंड बड़ा हो जाता है, लार्ज ग्लैंड जिसे कहते हैं, उसके ऊपर भी काम करती है। तो उसको श्रिंक करेगी। आप देखिए कि उसको किस तरह से यहाँ पर आकर वो ग्लैंड को कर देगी। अब इसके अंदर भी अलग पढ़ना है कि वो ट्यूमर्स कौन से हैं, वर्ड्स कौन से हैं, ग्लैंड्स कौन से हैं। तो इसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह से काम करेगी। तो अब इसके अंदर आप देख सकते हो कि वो हर प्रकार के ट्यूमर पे काम कर रही है। वो इसलिए काउंट मैटी ने और क्रॉस ने इसको क्लियर किया कि ये ब्रेस्ट पे काम करती है, यूट्रस पे काम कर सकती है, प्रोसेस पे काम कर सकती है और यहाँ तक कि इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं कि स्टमक के ऊपर काम कर सकती है, स्किन के ऊपर काम कर सकती है। तो सेकंड जो आता है वो स्किन आ गया सबक्यूटेनियस, जिसको हम कहते हैं। तो इसके अंदर आपके अंदर जो स्किन कुटेनियस जहां पे डैमेज हुआ है उसके ऊपर जितनी भी डिसऑर्डर्स हैं उसके ऊपर काम कर सकती है। तो उसके ऊपर आपके पास आ गया कि आपके ऊपर एक्जिमा आ गया और फिर उसके ऊपर डर्मेटाइटिस आ गया, जो कि उसके बाद फिर वो आगे चल के आप इसको चलोगे तो रोमेटिक स्किन प्रॉब्लम भी होती है। आप देखिए लीवर से भी स्किन प्रॉब्लम कनेक्टेड है। आपकी जो स्किन की जो प्रॉब्लम है वो कई जगह सबक्यूटेनियस की वजह से है। तो अगर वो क्रॉनिक लेवल पर, सेलुलर लेवल पर खराब हो रखी है तो उसके ऊपर आपको जाना ही पड़ेगा। उसके ऊपर आप उसके ऊपर ये नहीं कह सकते कि नहीं जाना पड़ेगा। अब इसके साथ साथ आप एलर्जीज पे बहुत अच्छा काम करती है। सीजनल एलर्जीज हो गई और सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रिहाइनाइटिस, जहां पर आपको एक नाक के अंदर से आपको ड्रॉप होता है, आपके गले के अंदर भी ड्रॉप गिर रहा है, आपको वो नजला बिगड़ गया,
नेजल जी नेजल, एक तरह से आप देखिए कि किसी भी प्रकार की आप उसके अंदर ये दवाई दे दीजिए। बिल्कुल अब मैं आपको बीमारियों के नाम यहाँ पर नहीं लिए जा सकते और यहाँ पर हमें बीमारियों के नाम लेने की बजाय उसका पूरा डायग्नोज है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप उसके ऊपर रख सकते हो बीमारी के नाम। जी मैं बिल्कुल आपको सिर्फ इंडिकेट कर रहा हूँ, लेकिन बोल सकता हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ कि एलर्जीज के ऊर रिहाइनाइटिस हो गया, जी ठीक है, नजला बिगड़ गया, आपका कोल्ड फ्लू बार बार हो रहा है, आपने उसको C1 पे तो आप सोच भी नहीं सकते कि C1 कितना अच्छा रिजल्ट देगी। अब यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यूज के ऊपर जो वीक हो गए हैं, जो उनकी ग्रिप है वो पहले लेवल पर आपने ठीक नहीं की, लेकिन अगर आप उसके बाद फिर नंबर 3 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, फिर वो बोन की मेडिसिन कार्टिलेज की अलग चली जाएगी। जी लेकिन जो पहले लेवल पर जो डैमेज स्टार्ट हुआ है उसको आप इसी पे ठीक करोगे। ओके। और इसीलिए हमारी पुरानी बुकों के अंदर आता है कि आपको हर बीमारी के अंदर एक ग्रुप की पहले नंबर से स्टार्ट करना है, जी जी फिर 2 पे जाना है, फिर 3 पे जी। जाना है, फिर 4 पे जाना है। तो यहाँ पर आगे आपने क्या देखा कि कनेक्टिव टिश्यूज आ रहे हैं। तो जी। अब ये बीमारी के अंदर आप उसको अर्थराइटिस भी रख सकते हो, उसके अंदर कार्टिलेज प्रॉब्लम आ गई, नीज की प्रॉब्लम आ गई, जी। उसको अर्थराइटिस आ गया, तो वो कनेक्टिव टिश्यूज के ऊपर ऑस्टियोआर्थराइटिस आ गया और फिर धीरे-धीरे लेडीज के लिए प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है क्योंकि उसकी हड्डियां कमजोर हो गई है, उसको जी। ऑस्टियोपोरोसिस की बहुत अच्छी दवाई हो सकती है, साथ में सीजनल हो गया। जी। अब इसके अंदर रख लेते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। जी। अब डिप्रेशन आ गया, सीजनल के अंदर डिप्रेशन आ गया। अब आप मुझे बताओ कि डिप्रेशन सिर्फ फीमेल्स को होता है, मेल्स को भी तो हो सकता है। एग्जैक्टली जी तो उसके सेल्स भी तो एक ही तरह से काम कर रहे हैं, बिल्कुल ब्रेन सेल्स तो एक ही तरह से काम कर रहे हैं, जी, जी। ऑर्गन तो एक ही तरह से काम कर रहा है दोनों में, जी। माइंड तो दोनों में है, ब्रेन तो दोनों में है। तो आपने इसको सिर्फ फीमेल में दिया, आदमी में नहीं दोगे आप। तो मेल के लिए ये रामबाण दवाई है ओके और आप उसको देखेंगे आप हैरान जाएंगे। तो यहाँ डिप्रेशन आ गया, ब्रेन की प्रॉब्लम आ गई, नींद नहीं आ रही, स्ट्रेस हो रखा है, उसको तो आप उसका ब्रेन ही ठीक करोगे ना। जी तो आप उसको नर्वस सिस्टम पे F1 पे वाइट पे ले जा रहे हो, भाई इसको भी तो आपको देखना है कि ये दवाई भी तो कुछ करती होगी। जी। तो इसलिए यहाँ पर मैं कह रहा था आपको कि ये अधूरा ज्ञान जो होगा वो कहीं आपको लेके नहीं जाएगा, जब आप डीपर जाओगे तब आपको पता लगेगा। अब इसके बाद आ गया रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है। जी रिप्रोडक्टिव के अंदर आपको समझना है पहले कि जितने भी लेडीज के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर ये काम बहुत अच्छा करती जी। है। उसके अंदर पुबर्टी आ गई, मेनोपॉज आ गया, रामबाण दवाई फिर आ गई। वो hormonal पर हार्मोनल इम्बैलेंस हो गए तो मेनोपॉज के अंदर गर्मी लग रही है, हार्मोनल चेंज हो रहा है, जी। मूड स्विंग हो रहा है। अब वो प्रोस्टेट के ऊपर रख लीजिए आप। ओके तो जब वो स्टेज आदमी की आएगी 50 प्लस तो वो प्रोस्टेट की यूरिनरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, मूड जी। स्विंग होगा उसका। जी। तो आप देखिए हार्मोनल के ऊपर काम कर रही है, तो आप 1% ये भी नहीं सोच सकते कि फीमेल के ऊपर काम कर रही बिल्कुल है। बिल्कुल अब अगर वो उसके ऊपर मेल्स के ऊपर काम करे तो उसको बैलेंस करती है, उसके अंदर बीमारी समझ लीजिए, जी। प्रोस्टेट हो गया है, यूट्रस की कोई प्रॉब्लम आ गई है, मेनोरेजिया हो गया है, एमनोरिया हो गया है और यूरिनरी प्रॉब्लम आ रही है और साथ ही साथ इन्फेक्शन हो गया है, तो जी। आप इस दवाई को क्यों नहीं दे सकते। और साथ ही साथ अगर इसके अंदर वो एक स्टेज आगे चले जाए, उसके अंदर ब्रेस्ट के अंदर लंप नजर आ रहा है, ट्यूमर नजर आ रहा है, तो आप उसमें दे सकते हैं। यूट्रस के अंदर नजर आ रहा है, उसके अंदर दे सकते हैं। हाइपरट्रॉफी प्रोस्टेट के अंदर ट्यूमर नजर आ रहा है तो उसमें दे सकते हैं। तो बिल्कुल आप देख लीजिए, नाम जोड़ते चले जाइए, जी। ये पूरे 10 पेजेस से 12 पेज में ही पहुंचेगा। जी 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 तो आप इसको बीमारी के हिसाब से भी समझना है, तो आप इसके अंदर उसके पूरे जितनी भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम बीमारी है तो पहले नंबर पे आप उसको दे सकते हैं। जी अब इसके साथ साथ मैं एक चीज बताऊं कि व्हाइट डिस्चार्ज के लिए बहुत अच्छी दवाई है। ओके लेडीज को व्हाइट डिस्चार्ज होता है और कई बार मेल्स को प्रॉब्लम आती जी। है ना, तो वो कहीं ना कहीं सिग्नल्स जो उनके पीनल ग्लैंड के अंदर डिप्रेशन है और कहीं ना कहीं नर्वसनेस है उसको भी ठीक करती है। जी और फिर उसके बाद लेडीज के लिए ये कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटीज के अंदर बहुत रामबाण दवाई है। ओके अगर आज इतने ही जो कपल्स हैं वो इनफर्टिलिटी यानी कि उनको बेबी नहीं हो रहा और कितनी जी। बड़ी बड़ी दवाइयां खा रहे हैं, बिल्कुल तो इसके अंदर आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर इनफर्टिलिटी के अंदर रख सकते हैं। जी। वो दोनों के अंदर आएगी। यानी कि गलती करते हैं कि हम लेडीज के ऊपर ही वो दवाई दे रहे हैं, मेल्स के ऊपर भी आपको ये दवाई देनी है। जी तो आपकी जो सेलुलर बेस पर डैमेज हो रखा है उसको तंदुरुस्त करेगी। तो इसके आप देख लीजिए कि हम अभी बात सिर्फ और सिर्फ C1 कॉलोफाइलम कॉम्प्लेक्स की कर रहे हैं, बिल्कुल जिसके अंदर 5 प्लांट पढ़ते हैं जी। और आपने उसमें से ये 4 प्लांट को अलग अलग पढ़ा, लेकिन कॉलोफाइलम को आप अलग पढ़ रहे हो, जी। लेकिन सिनर्जीज के ऊपर आप ये काम कर रहे हो। तो अब इसके साथ साथ प्रेगनेंसी के लिए बहुत अच्छी दवाई है। जी अगर आपने इनफर्टिलिटी के लिए या आदमी को भी दी, उसके लिए फिर वो जब वो कंसीव हुआ तो उसके अंदर ब्रेन सेल बनेंगे और आप जी। यकीन मानिए कि ये प्रेगनेंसी के अंदर रामबाण की दवाई है। और जितनी भी प्रेगनेंसी के अंदर कॉम्प्लिकेशन है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड,
इसके अंदर नॉर्मल डिलीवरी की नंबर 1 दवाई है ओह अमेजिंग। और इसके अंदर सेलुलर बेस पर ये काम करती है, जी। ब्रेन का डेवलप होता है। अब प्रेगनेंसी के अंदर आप देखिए कि ब्रेन क्रिएट होता है बेबी जी। का, तो इसलिए आप उसके ऊपर ये दवाई भूल नहीं सकते कि आप ये नहीं देनी। तो ये एक मैंने अपने स्टार्टिंग में कहा था आपको कि जी। मैं इसको यूनिवर्सल क्यों कहता हूँ जी। कि ये धरती माँ की तरह मेटाबॉलिज्म जो ग्राउंड है खेत की तरह उसको माँ की जो कोख है उसके अंदर ये उपजाऊ फसल पैदा करती है। या तो मजबूत है। इसलिए मैंने इसको कहा था कि आज की पूरी जनरेशंस को ये कपल्स को ये दवाई खानी चाहिए ओह टू वाओ। गेट अ हेल्दी बेबी। या सो इस अमेजिंग। आप देख लीजिए, आप दूसरे सिस्टम में तो ये सब नहीं आ रहा। अगर आप इसको दूसरे पौधों के हिसाब से दोगे, मदर टिंचर के हिसाब से दोगे, तो इसकी जो इनर जो पावर है, अनलॉक ऑफ द एनर्जीज ऑफ दी, वो स्पजरिक में ही मिलेगी आपको। जी। इसलिए अगर आपने ये जो मैंने जितनी भी बीमारियों के नाम ये सिस्टमेटिक लिया, अगर आपने अपनी दवाई बना के दी तो वो ये रिजल्ट्स नहीं आएंगे जो हमारे पास आ रहे हैं। बिल्कुल। यही डिफरेंस है दूसरों में हमारे में कि ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि हमारी प्योर दवाई है और हमने उसको डाटा बना के उसके ऊपर दिया हुआ है। जी। तो इसके बाद कितनी ही बीमारियां इसके ऊपर हो सकती हैं, कितनी ही मेनोपॉज की प्रॉब्लम है, कितनी ही प्यूबर्टी की है, लेडीज के अंदर प्रॉब्लम आ रही है और धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं उसको पीरियड्स नहीं आ रहे, तो वो जी। हार्मोनल की पहली जो सीढ़ी है वही पूरा नहीं हो रही। तो इसलिए फीमेल्स के ऊपर जाके ये बहुत ऑल इन वन काम करती है बिल्कुल। और ऐसे ही धीरे धीरे ये मेल्स के ऊपर काम करती है। तो आपने पढ़ा कि किस तरह से रिप्रोडक्टिव सिस्टम करते हैं एक डिजीजेस के ऊपर, क्योंकि यूके यूरोप में डिजीज का नाम या डिजीज के हिसाब से हम ठीक नहीं करते, इसलिए उसके ऊपर हम लोगों को जितने भी प्रैक्टिशनर हैं जी। और जिनको नॉलेज है वो समझ जाएंगे कि इसके अंदर कितनी ही बीमारियां ठीक कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमको 2 तरीके से बात करनी है। एक तो ये बात करनी है कि इसको डोनर जो मटेरिया मेडिका है, डोनर मेडिसिन है। ओके। तो C1 जब अगर किसी को देती है, A1 को देती है, तो वो C12 बन जाती है। अच्छा। अगर आप इसके हिसाब से चलोगे तो फिर आपको वो पढ़ना पड़ेगा उसके जी। देखिए आप कितने हिसाब से चल रही है। और अगर आप C1 को एक इनफर्टिलिटी देते हैं तो आपके अंदर A3 के साथ इसको जोड़ना पड़ेगा और इसके साथ अगर आप ग्लैंड्स को देते हैं तो S4 के साथ जोड़ना पड़ेगा। देखिए आप किस तरह से वो इसको कहते हैं कि सपोर्टिव प्रैक्टिस टिप्स की उसके साथ किस तरह से वो दूसरे के साथ मिलकर एक बीमारी ठीक करेगी। बिल्कुल। जी। तो इसके बाद अगर आप इसको और दवाई जा जाएंगे तो इसको F1 के साथ जुड़ना पड़ेगा कि डिप्रेशन ठीक हो जाए। ओके। तो एक चीज ये भी आपको समझनी है कि फिर इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन है कि जी। ये दूसरी जो दवाइयों के साथ मिलकर क्या क्या बीमारियां ठीक करती है। जी। आपने अकेले अकेले पढ़ रहे हो लेकिन जी। आपने पांचों को पढ़ा तो ये आया। अब पांचों के बाद C1 दूसरी दवाई के साथ मिलेगी तो क्या करेगी, तो उसको टगर। अब इसके बाद आता है कि डोज। सो जैसे कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2 डाइल्यूशंस होते हैं D4 बिल्कुल, अब and मैं D3। डोज पे आने वाला जी। था। स्पजरिक सिर्फ कहता है कि 2 तरह की डोजेज हैं, वो मैंने अपने वीडियोस में बताया है जी। कि अनडाइल्यूटेड है जी। और डाइल्यूटेड है। जी। अनडाइल्यूटेड को आप D4 कह सकते हैं और इसको D12 कह सकते हैं। जी। और हमें अब ये समझना है कि जो ये C1 है, जो कोलोफॉलिन कॉम्प्लेक्स है, जी। आप मेरी सारी बीमारियों के अंदर जाके देख लीजिए कि जहां पर कहीं ना कहीं मिक्स टेम्परामेंट के साथ मिलता है तो उसका जो आप उसको जो दवाई दोगे D4 दोगे। जी। जहां पर सुप्रेशन है, ओके। जहां पर जो ग्लैंड है स्क्रीट नहीं हो रही, जी। जहां पर इनसफिशिएंट ऑफ द ऑर्गन, जी। जहां पर काम नहीं हो रहा, जहां पर ब्लीडिंग नहीं हो पा रही। जी। ज्यादातर मेंसेस में देखने पर आप देखो अगर फीमेल्स हार्मोन्स बिल्कुल। हैं तो उसके अंदर कितनी एमनोरिया टाइप की बीमारियां हो सकती है, जी। वो सारी D4 में आ गई। अब जब मेनोरेजिया आ गया तो वो D12 आ गया, ओके। मेनोपॉज आ गया तो D12 आ गया, जी। क्योंकि हाइपर स्विंग मूड्स हो रहे हैं। डिप्रेशन के अंदर जो लो एनर्जी है तो D4 आ गया और अगर हाई एनर्जी है तो D12 आ गया। ओके। आप जितने भी इन्फेक्शंस के अंदर, जी। आपको इन्फेक्शन के अंदर मैं बताता हूँ कि आपके अंदर D4 नहीं देना, उसके अंदर D12 देना है। ओके। डायलूटेड उसको देना पड़ेगा। जी। और हम यहाँ पर मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे जो स्पेसिफिक सिस्टम को अच्छी तरीके से समझ ही नहीं रहे कि जी। जब एक्यूट प्रॉब्लम आएगी तो डायलूटेड करना है, ओके। क्योंकि वो उस समय पेशेंट को बहुत फ्रिक्वेंटली डोज चाहिए और जरूरी है। जब वो क्रॉनिक पे जाएगा तो D4 चाहिए। यहाँ पर ओके। तो उल्टा हो रहा है, जी। आप पहले ही उसको दे रहे हो। अगर मैं आपको साइंटिफिक की बात बताऊं तो आप हैरान रह जाओगे कि हमारे स्पेसिफिक सिस्टम के अंदर हमारे फाउंडर ने ये फाउंडेशन रखा है, प्रिंसिपल बनाया है। जी। और आप फार्मेसी से हो तो आपको बिल्कुल। पता लग जाएगा
मेडिकल लाइन को आपको पता है कि हर डोज कुछ ना कुछ आपको ट्रीट करती है, जी, एक डोज का पीछे एक रीजन होता है डिफरेंट रीजन डोजेस होता का। है। जी तो अगर आप D4 डायल्यूटेड क्यों और अनडायल्यूटेड क्यों, जी तो उसके जो जब इसके ऊपर जाओगे तो इसके ऊपर ही थ्योरी और प्रैक्टिकल के ऊपर थीसिस आ जाएंगी। जी तो ये आपके सामने मैंने C1 कालोफाइलियम कॉम्प्लेक्स का हमने जी एक आपके सामने रखा कि किस तरह से वो सारे डोजेस दिखते हैं। इसको हम लोग अब समराइज कर देते हैं जी और प्लीज। ताकि हमारे व्यूअरों को पता लग जाए कि एक्चुअली में ये C1 क्या करती है। जी तो एक चीज मैं पूछना चाहती हूँ, क्या इस सिस्टम में पैथी में कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं? बिल्कुल, मैं इसी बात का वेट कर रहा था कि जी आप मेडिकल से हो, तो जब मैं इसको समराइज करने के लिए कहा तो मैंने सोचा कि आप कोई ना कोई सवाल मुझसे जरूर जी पूछोगे। तो बिल्कुल, पानी का भी अगर आप ज़्यादा पियोगे तो उसका भी कोई ना कोई यस हमें बताना पड़ेगा कि इसका ज़्यादा पीने से क्या होगा और कम जी बिल्कुल पीने से क्या होगा। तो बिल्कुल मेडिकल लाइन की बात कर रहे हैं, इसके अंदर 5 प्लांट हैं और ये जी स्पजरिक है। तो वो एक पेज सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रडिक्शंस का ही है। ओह अमेजिंग। कि अगर आप देखें कि C1 जो कोलोफाइलम कॉम्प्लेक्स है उसके जी एडिशनल इंफॉर्मेशन ओके और एडिशनल इंफॉर्मेशन में मैंने लिखा है कि कॉन्ट्रडिक्शंस क्या है। ओके अब कॉन्ट्रडिक्शंस आप देखोगे तो आप हैरान रह जाओगे। कॉन्ट्रडिक्शंस के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसका मतलब है साइड इफेक्ट्स। जी तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि साइड इफेक्ट्स को हम 2 तरीके से देखते हैं जी और आपको हैरानी होगी सविता कि सर्जरी के सिस्टम मानते ही नहीं है प्रैक्टिशनर की इसके ऊपर कोई साइड इफेक्ट हो सकता है। पर आपको रिसर्च से रिसर्च के साथ ये जितना इफेक्टिव है, जी जितनी फोर्स के साथ आपको ठीक कर सकता है, तो उसी फोर्स के साथ आपको साइड इफेक्ट की जगह अगर मैं वर्ड यूज करूं एग्रावेशन देके अनकंफर्टेबल बना सकता है, आपको कॉन्ट्रडिक्शन दे सकता है। ओके साइड इफेक्ट्स का मतलब होता है कि आपको कोई बीमारी तो नहीं बन रही, जी या साइड इफेक्ट का मतलब होता है कि आपको कोई और बीमारी तो नहीं आ गई, जी या इसने रिएक्शन तो नहीं कर दिया, जी वो हमारी सिस्टम में नहीं आता। ओके लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन जरूर आएंगे, ओके इसके एग्रावेशन जरूर आएंगे। जी अगर ये नहीं है तो कैसे? आप मुझे बताओ, कोनियम जहरीला पदार्थ है, बिल्कुल एक प्लांट है, कैसे ये पॉइजनस प्लांट से ये सिस्टम बना है? ओके ये नॉन पॉइजनस प्लांट है ही नहीं। तो जी कॉन्ट्रडिक्शन को हमें देखना पड़ेगा और पूरे अगेन मैं कहता हूं कि आप किसी से भी बात करके देख लीजिए, प्रैक्टिशनर वो एक ही बात करेगा, इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होता। और जी जितना कॉन्ट्रडिक्शन एक एक दवाइयों में है वो उसके पेजेस अलग हैं। 60 जी पेजेस तो कॉन्ट्रडिक्शंस के ऊपर ही हैं जी पूरी दवाइयों के। बिल्कुल तो कॉन्ट्रडिक्शंस की बात कर लेते हैं। जब ये स्टिमुलेट करेगा ग्लैंड्स के अंदर, ओके तो जब अगर सिक्रीशन को अगर ये स्टिमुलेट करेगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूं, जी तो कहीं ना कहीं वो थायराइड के अंदर ये बिल्कुल कहीं ना कहीं आपको कॉन्ट्रडिक्शन है कि ओके उसके अंदर देते वक्त आपको सोचना है। जी और दूसरा कॉन्ट्रडिक्शन आता है कि इनमें से कौन सा प्लांट जो रस्टॉक्स है जी उसकी एलर्जिक तो नहीं है किसी को। ओके आप कैसे कह सकते हो? आज अगर आप फूड शॉप भी खोलते हो, अगर नट्स के साथ, तो आपको अपने रेस्टोरेंट में टेक अवे में लिखना पड़ेगा जी कि आपको नट से, आपको आइसक्रीम से, आपको मिल्क से एलर्जी है, तो प्लीज इन्फॉर्म अस। जी आप मेडिकल साइंस के अंदर इतनी बड़ी किसी को आप दे रहे हो, किसी की जीवन के साथ खेल रहे हो और आप कह रहे हो कि कुछ नहीं है। जी किसी भी बुक में नहीं पढ़ा मैंने आज तक। बिल्कुल हमने इसको पहली बार लेके आए, जी हमने इसको कॉन्ट्रडिक्शंस को हमने लेके आके इसको एक साइंटिफिक स्टडी की, तो पता चला कि जो सिंगल प्लांट्स हैं जी उनकी वजह से वो कहीं ना कहीं हमारे जो एलर्जिक हो सकता है। जी तो ये प्लांट्स की वजह से एलर्जिक आ गया, मेडिसिन की वजह से नहीं आ रहा, जी लेकिन प्लांट की वजह से एलर्जिक आ रहा है। ओके अब दूसरा आता है कि इसके अंदर अगर आपने D4 दिया तो कॉन्ट्रडिक्शंस हो सकते हैं। स्टिमुलेट करेगा, ओके स्टिमुलेट करेगा हार्मोन्स को, स्टिमुलेट करेगा मेनोरेजियम में ब्लीडिंग को। ओके तो ब्लीडिंग को अगर ये स्टिमुलेट करेगी जी पीरियड्स को, तो कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी के अंदर फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर ये कहीं ना कहीं ब्लीड कर सकती है। ओके तो पेशेंट इंडिविजुअल देखना है कि वो सेंसिटिव कितना है। ओके तो फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ द प्रेगनेंसी के अंदर वेरी केयरफुल अबाउट दिस मेडिसिन दिस मेडिसिन। ओके और उसके पीछे एक बहुत
कॉमन सेंस भी यूज करते हैं कि फर्स्ट 3 मंथ्स में कोई दवाई नहीं देनी चाहिए, ओके। कि नेचुरल प्रेगनेंसी होनी चाहिए। आप जी। उसको पहले दिन से ही बोल रहे हो कि नहीं, आप कहाँ के डॉक्टर हुए, फिर कहाँ पे आप प्रैक्टिशनर हुए, आपको नॉलेज ही नहीं है। जी। तो इसलिए ये सब मेडिकल सिस्टम के अंदर नॉलेज लेके आनी पड़ेगी आपको। बिल्कुल। आप इसके अंदर ब्लाइंडली तीर तुक्का नहीं चला सकते, जी। क्योंकि अगर अथॉरिटीज हमें ये कहती हैं कि आपको नॉलेज नहीं है, तो इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि आप अपनी प्रैक्टिशनर के गुड प्रैक्टिशनर नहीं हो। उसको हमें जी। बुरा नहीं मानना चाहिए, बिल्कुल। तो उसको हम कहीं ना कहीं हमको नीम खतरा जान ना मान लें, है ना। तो जी। इसलिए मेरे हिसाब से ये नॉलेज होनी चाहिए। इसके अंदर एक और मैं आपको बताता हूँ कि आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि इसके अंदर लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है। जी। सो लिम्फेटिक ड्रेनेज का मतलब है कि आपकी जो बॉडी के अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो जी। रखा है, उसको बाहर टॉक्सिक्स जो इकट्ठे हैं वो जी। यूरिन के थ्रू अगर बाहर जाते हैं तो डिहाइड्रेशन हो सकता है। जी। तो डिहाइड्रेशन के लिए प्यास लग सकती है, और उसके लिए हम पेशेंट को बोलते हैं कि पानी की मात्रा ठीक होनी चाहिए, जी। क्योंकि हम हाइपर जो ट्रॉफी है, जैसे जी। प्रोस्टेट है, उसके अंदर हम पेशेंट को दवाई दे रहे हैं, या कुछ और अन्य चीजें हैं जिसके अंदर हमको उनको ड्रेन करना है, उनको डिटॉक्स करना है, लिम्फेटिक ड्रेनेज करनी है। जी। तो कहीं ना कहीं अब आप देखिए कि सेलुलर डैमेज है, इसके अंदर एक्स्ट्रा एक्टिविटी हो रही है, जी। तो उसके अंदर जो स्टिमुलेशन है उसको हमने ड्रेन करना है। जी। जो जो फ्लूइड इकट्ठा हुआ है, जी। तो वो यूरिन के थ्रू जाएगा या स्वेट आएगा, बिल्कुल। तो वो डिहाइड्रेशन ना हो जाए, पानी की कमी ना हो जाए, जी। तो वो देखना है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, जब हम ग्लैंड को यूज करते हैं तो पैंक्रियाज को जब ठीक करते हैं तो शुगर पेशेंट सामने आता है, और शुगर ओके। पेशेंट के अंदर कई हाइपोग्लाइसीमिया ना हो जाए, ओके। क्योंकि आप उसको डोज तो आपको पता नहीं चल रही, कोई भी दे रहे हो आप, जी। आपको कैसे पता कि ये जो शुगर आई है उसके अंदर अगर आपने उसको डोज दे दी और जी। पता चला कि शुगर एकदम ड्रॉप हुई, तो लो भी जा सकती है। तो बिल्कुल। ये कॉन्ट्रडिक्शंस में आएगा। तो ओके। एलर्जी से लेके पर्टिकुलर, और ये हर साइंस में है, इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है कि जी। इसके अंदर से कोई घबराने वाली बात है या जी। कोई ऐसा डेंजरस है। अगर आप कॉन्ट्रडिक्शन नहीं बताते तब आप अच्छे प्रैक्टिशनर नहीं हो। ओके। तो जी। आपको पेशेंट्स को एक लाइन में बताना पड़ेगा कि इसके कॉन्ट्रडिक्शंस हो सकते हैं, और अगर उसको इन कॉन्ट्रडिक्शन के अंदर वो पेशेंट आ रहा है, दवाई जी। नहीं आ रही, बिल्कुल। और पेशेंट को तो इनके अंदर से उनको हाईलाइट करना पड़ेगा। जी। इसके लिए तो बहुत अच्छा जी। आपने ये सवाल किया, और इसी वजह से ये कॉन्ट्रडिक्शंस के अंदर हमारी पूरे 100 साल के अंदर कॉन्ट्रडिक्शंस नाम की कोई भी बुक के अंदर नहीं मिलेगा। Yeah, but this is very important वेरी part. इंपॉर्टेंट, टाइम भी बदला जी। है, और आज तो अथॉरिटीज कह भी रही हैं कि एक बिल्कुल। छोटी सी फूड के साथ भी आपको हर चीज इंग्रेडिएंट्स बताने चाहिए, जी, और जी। हर चीज उसके बारे में एक क्लियर आपको बताना चाहिए, और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जी। आप उसको क्या दे रहे हो, और पेशेंट का जब पेशेंट आए तो उसको ये नाम लिख कर देना चाहिए। Yes, yeah, I personally feel like this is नहीं a देंगे, प्रैक्टिशनर्स नहीं देंगे, this is a होम्योपैथ और हमारे नए backfall प्रैक्टिशनर्स नहीं देते लिख के देना क्या चाहिए। दिया। जी। एक बार उनको यूके यूरोप से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से अगर प्रैक्टिस करनी पड़ जाए तो मुझे लगता है कि उनको दिक्कत आएगी। अब एलोपैथी डॉक्टर्स भी लिख कर ही देते हैं बिल्कुल, medicines। और बड़े-बड़े आजकल जी। ये लॉ भी है कि आपको लिख के देना पड़ेगा कि आपने बिल्कुल। पेशेंट को क्या दिया। जी। तो अब इसके बाद हम लोग Recap। एक समराइज कर देता हूँ, जी। और उसके ऊपर हम लोग ये समझा देते हैं कि एक्चुअली में C1 क्या करती है। जी। हम लोग समराइज कर रहे हैं, जी। क्योंकि मुझे डीपर नॉलेज देनी है, प्रैक्टिशनर जो इंटरेस्टेड है वो डीपर ही लेगा। शॉर्टकट तो बड़े बुजुर्ग भी कह के गए हैं कि शॉर्टकट रास्ता ठीक नहीं होता। जी। तो मैं आपके लिए समराइज कर देता हूँ। समराइज के लिए क्या करना है कि हमने इस दवाई को सबसे पहले मिक्स टेम्परामेंट में रखना है, जी। और मिक्स टेम्परामेंट का मतलब है क्रॉनिक, जी। और क्रॉनिक का मतलब है कि आपका जो सेल एंड टिश्यू है जी। वो डैमेज हो गया है, और उस वजह से आपका जो, इसको मैं यूनिवर्सल सेल मेटाबॉलिक जी। मेडिसिन मानता हूँ। जी। तो इसके लिए सबसे पहले आप बीमारी आपने हमने देखा कि जितनी भी इन्फेक्शंस डिजीज है म्यूकस मेम्ब्रेन्स पे जी। जो अफेक्ट करती हैं, नोज हो गया, उसके ऊपर आईज हो गई, जी। है ना। और इसके अंदर मैं यहाँ तक भी बताता हूँ कि जब कैटरेक्ट किसी को होता है, जी। म्यूकस मेम्ब्रेन में काम कर रही है, और उसके बाद ग्लैंड्स में वो काम कर रही है, जी। तो कैटरेक्ट के अंदर ये दवाई हमारी S12 के साथ चली जाएगी। Oh wow, amazing। ठीक है, तो उसको कैटरेक्ट को बढ़ने नहीं देगी। अब कई बार लोग हैरान रह जाएंगे जी। कि C1 का कैटरेक्ट के साथ S12 कैसे लिंक है? कैसे But है। लिंक है।
लेकिन सीधा सीधा लिंक है। वाओ। और कंजक्टिवाइटिस हो जाए तो उसको इन्फेक्शन हो जाएगा। बीमारी के नाम लेने का मतलब ये नहीं है कि मैं बीमारी को ठीक ही नहीं कर सकते। हम यहाँ पर लो है कि आप बीमारी को क्लेम नहीं कर सकते जी बिल्कुल कि आप बीमारी ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल सर्दी इलाज कर रहे हैं जी। आपके अंदर तो और ग्रोसरी शॉप वाले के अंदर क्या डिफरेंस रहा। बिल्कुल इसलिए डॉक्टर ये कह रहा है आपको कि आप आपकी जो थेराप्यूटिक वैल्यू है, इंडिकेशन है किसके अंदर आती है, तो जी। जितने भी इन्फेक्शंस हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। जी और उसके अंदर जितने भी न्यूरोलॉजिकल जो केसेस हैं जैसे डिप्रेशन है, जी यहाँ तक कि थायराइड भी इसमें डालूंगा, लेकिन मेरा वो थायराइड के लिए मुझे एंडोक्राइन के अंदर डालना है। जी तो डिप्रेशन आ गया और डिप्रेशन के अंदर ब्रेन के अंदर कोई प्रॉब्लम है यानी कि और स्लीप उसको नहीं आ रही, जी यहाँ तक कि ब्रेन ट्यूमर है और या कोई भी ट्यूमर है जी। तो उसके अंदर हमको इस दवाई को लेके आना पड़ेगा। अब आप गया एंडोक्राइन सिस्टम तो ग्लैंड के अंदर लेके आ गए आप, ग्लैंड्स के अंदर थायराइड आ गया, प्रोस्टेट आ गया। जी सो इसके बाद पेंक्रियाज आ गया, पीनल ग्लैंड, उसके अंदर आप न्यूरोलॉजिकल अंदर भी रख सकते हो। जी। पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर आप हैरान रह जाएंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर काम करती है। तो जी। अगर आप इन्फेक्शन के अंदर देखें तो 5-6 तरह की तो बीमारियां इन्फेक्शन में हो गई। जी अगर आप न्यूरोलॉजिकल देखेंगे तो 5-6-10 बीमारियां आपको न्यूरोलॉजिकल में हो गई बिल्कुल तो 20 हो गई। एंडोक्राइन के अंदर आप देखेंगे तो 5-10 बीमारियां इसके अंदर हो गई तो 30 हो गई, जी है ना। अभी आप इसके अंदर फिर आगे चले जाएंगे तो क्या होगा, रिप्रोडक्टिव, अभी तो मैं मेन ले रहा हूँ। जी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जाएंगे तो 10 बीमारियां इसके अंदर हो गई। इनफर्टिलिटी को पहले ही रख लो आप। जी फिर हार्मोनल के लिए आप रख लो, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गए। अब हार्मोनल के अंदर प्यूबर्टी आ गई, मेंसेस आ गया, एमनोरिया आ गया, जी। फिर हायर साइड जाओगे तो मेनोरेजिया आ गया जी और उसके बाद अगर मेनोपॉज आ गया तो 10-20 बीमारियां तो इसी के अंदर हो गई। जी तो आप देखो कि 50 बीमारियां तो मैंने इसी सिर्फ और सिर्फ C1 कॉलोफाइलियम से ही आपके सामने रख दी। बिल्कुल बिल्कुल तो आप इसके अंदर जॉइंट एंड मसल्स के अंदर भी रख सकते हो, स्किन के अंदर सबकुटेनियस हो गया। तो मैं जी। दोनों को इकट्ठा कर देता हूँ कि स्किन एंड जॉइंट्स में जी। अगर आप करोगे तो 10-20 बीमारियां इसमें आ जाएंगी। जी जिस तरह से वो कहीं ना कहीं सबकुटेनियस स्किन बिल्कुल। हो गई और कनेक्टिव टिश्यूज हो गए जी। तो आगे, लेकिन उसके लिए आगे चल के फिर एक स्पेशल दवाइयां हैं। बिल्कुल उसके अंदर C3 भी है, For फिर addition, जी। C4 भी है, हड्डियों पे चली जाएगी। लेकिन आप इसके अंदर कुछ चीजों पर आपको फर्स्ट नंबर पे ही, फर्स्ट स्टेप पे ही स्टार्ट करना पड़ेगा। जी। मैं यहाँ पर एक प्रैक्टिस टिप भी दे सकता हूँ कि कुछ बीमारियां ऐसे आती हैं कि वो हम लोग प्रैक्टिस टिप्स के अंदर डालते हैं जी कि कई बार यूरिनरी इन्फेक्शन आया बिल्कुल तो आपने उसको पहली एक मेडिसिन C1 से ही ठीक कर दी, जी चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। आपके पास कुछ एक वाइट डिस्चार्ज जैसे पेशेंट आते जी हैं, जी जी ल्यूकोरिया जिसे हम जी कहते जी हैं, जी जी अगर वो आया तो आपने उसको सिर्फ C1 से ठीक कर दिया। अगर ये दवाई उसको आराम नहीं कर पाती ओके या अगर ये दवाइयां जो C1 है जी। वो अगर स्टेबल हो गई, वो जी। रिजल्ट ज्यादा नहीं दे रही, एक जगह आके रुक गई, तो फिर हमें सपोर्टिव ऑफ द अदर दूसरी मेडिसिन पे जाना चाहिए। ओके अगर आप पहले जा रहे हो तो आपको कैसे पता इसने क्या ठीक करेगी वो। बिल्कुल सही है जी जब ये आपके पास रुक गई या ट्रीटमेंट का रिजल्ट्स नहीं दे रही तब आपको दूसरी दवाई पे जाना है। ओके तो इसलिए इसके ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं कि स्किप कर दिया, दूसरे पे चले गए, जी। तीसरे पे चले गए। तो हमें इसका इंडिविजुअल कैरेक्टर समझ नहीं आया बिल्कुल। और फिर हम लोगों ने जो वो अकेला अकेला दिया, अकेला अकेला पड़ा, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी यहाँ। जी वो उसके लिए जिसका काम उसी को साधे तो अच्छा रहेगा ना। तो वो जो सिंगल प्लांट्स वाली थेरेपी है या सिंगल प्लांट वाली जो सिस्टम्स है उसमें वो पड़े, यहाँ पर सिनर्जी काम कर रही है। तो जी। आपने देखा कि किस तरह से एनर्जी और सिनर्जी दोनों अलग अलग है। जी तो यही पर मैं पूछना चाहती हूँ, जी। जैसे कि आपने बोला कि मेडिसिन एकदम से चेंज नहीं करनी चाहिए, जी तो आप क्या एडवाइस दोगे कि एक अगर मेडिसिन हमने चूज की है जी जी तो कितनी देर पेशेंट को खानी चाहिए? बिल्कुल 3 to 6 वीक्स। ओके अगर आप उसको पेशेंट्स को, क्रॉनिक पेशेंट्स की बात कर रहे हैं और यही सब कुछ सिनेरियो चेंज हो जाएगा अगर आप एक्यूट पेशेंट्स की बात कर रहे हैं। अच्छा एक्यूट पेशेंट अगर इसमें से देखना पड़ेगा एक्यूट क्या है तो फिर 1 से 3 हफ्ते के बीच बीच में आपको उसको वेट करना पड़ेगा। अच्छा पहले हफ्ते से रिजल्ट आने लग जाएगा।
ओके। लेकिन अगर क्रॉनिक पे चले गए, पेशेंट क्रॉनिक है तो सेंसिटिविटी है, जी। तो उसको 3 वीक वेट करना पड़ेगा, ओके। क्योंकि वो पेशेंट का सेलुलर लेवल पे तो और ज्यादा वेट करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि वो पहले लिम्फ को करेक्ट करेगा, फिर ब्लड को करेगा, फिर वो दोनों का जी। मिला के वो सेलुलर लेवल पर जाएगा। ओके। तो मिक्स का मतलब सेलुलर लेवल जो जी। क्रॉनिक है। जी। तो ये सी जो ग्रुप है उसके अंदर 17 मेडिसिन हैं ऑल टुगेदर। जी। 17 मेडिसिन का है जो वो हर ऑर्गन के जो सेल एंड टिश्यूज हैं जी। वो सिस्टम्स को बनाते हैं, उसके ऊपर वो काम करती है। तो अमेजिंग। इसके लिए ये छोटा सा सिस्टम नहीं है, ये जी। 20 ग्रुप के अंदर एक बहुत बड़ा सिस्टम है और इसके ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि अभी अच्छी तरह से शोध नहीं हुआ, और जो हम लोग कर पाए और आने वाली पीढ़ियां इसके ऊपर शोध जी। करे और रिसर्च करे। हम तो एक सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट पे हैं, हमारे से पहले कईयों ने इसको किया, हम कर रहे हैं, आगे आने वाले जो जनरेशन है वो करे। वो कैसे कर पाएगी अगर हम उनको कुछ विरासत में सौंपेंगे तो। जी। अगर हम उनको तीर तुक्का ही सिखाएंगे, अगर हम उनको बिल्कुल। लिमिटेड नॉलेज देंगे तो वो लिमिटेड नॉलेज पे रहेंगे। जी। पर ये सब कहाँ से आ रही है? हमारे फाउंडर से। जी। हालांकि मुझे डॉक्टर सत्यपाल से कुछ ज्यादा सीखने को मिला, क्योंकि वो बहुत एक रेनॉल्ड होम्योपैथ मेडिकल जी। होम्योपैथ भी थे, और उन्होंने फिर सब सिस्टम को पढ़ाने के बाद मुझे ये सिस्टम पढ़ाया, जी। तो उसको मैंने फिर डीप नॉलेज की, फिर मैंने इसको मेडिसिन के ऊपर ट्रायल्स जो किए हैं उसके जी। ऊपर पेशेंट्स के बाद ये आपके सामने आया। तो या। हो सकता है कि कई प्रैक्टिशनर्स ने इस थ्योरी को इस तरह से कभी नहीं देखा। सो आई थिंक इट्स अमेजिंग। अब मुझे ऐसे लगता है कि आपसे बेहतर कोई शायद इस सिस्टम को नहीं समझ पाया। सो आई थिंक इट्स अमेजिंग कि आप ये अच्छी नॉलेज लेकर आ रहे हो कि जो लोग हैं प्रैक्टिशनर्स है नहीं, वो और थैंक अच्छी यू। तरह से समझ पाए। थैंक यू आपका, लेकिन ये भी मैंने भी सीखा है। जी। मैंने भी प्रैक्टिस करते हुए 25 साल हो गए, और जी। आप देखिए कि ये सिर्फ और सिर्फ जो आज की एक दवाई है उसके ऊपर 10 पेजों का एक है। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हमने उसको आउटलाइन भी जी। किया है। जी। लेकिन अगर वो उसको एक एक टारगेट हम करेंगे तो उसमें कौन कौन सी बीमारियां ठीक हो गई, जैसे रिप्रोडक्टिव में 10 जी। बीमारियां ठीक होगी, तो उसको इसके अंदर हमने बहुत खूबसूरती साइंटिफिक व्यू दिया है, और जी। क्यों दिया है, क्यों ठीक किया है, उसका कारण भी है साथ जी। में, है ना? तो इस वजह से मैं ये कहता हूँ कि ये सब मैं अपने पास तो रखने वाला नहीं, ये सब हम लोग देना चाहते हैं, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ हम उन लोगों को देना चाहते हैं जो इंटरेस्टेड है, वो सीखना चाहते हैं, और जो एलोपैथी और मॉडर्न मेडिसिन की तरह एक मास्टर बनना चाहते हैं। तो जी। ये सिस्टम उनको मास्टर बना सकता है मैं तो बहुत ये हाई लेवल पर। जी मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर एक मेडिसिन के ऊपर 10 पेजेस का डेटा है जी। तो मेडिकल में तो काफी बड़ी-बड़ी बुक्स होते हैं। जी। अब तो मुझे ये एपिसोड देखकर लग रहा है कि कम है शायद, अब इस प्रोजेक्ट में काफी कुछ डीप नॉलेज है। फुल नॉलेज है, और आपको मैं बताऊं कि अगर आप सिर्फ 10 पेजों की बात कर रहे हो, कुछ दवाइयां हैं उसके अंदर तो 15-15, 20-20 पेजेस का ओह वाओ! डाटा है। जी। तो आप ये समझ के चलो कि 1000 पेजेस तो आपको सिर्फ और सिर्फ दवाइयां में ही समझने लग जाएंगे, जी। और उसकी बुक बनेगी। और आपने बिल्कुल सही कहा, और ये बात मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ एक सिर्फ शॉर्टकट पढ़ा दीजिए, जी। और अगर आपको मेडिकल डॉक्टर बनना होता तो आप तो सपने में भी नहीं सोच सकते थे। या। अगर आप शॉर्टकट तरीके से सिर्फ और एक ही पेज से जी। अगर आप सीखना चाहते हो इतना बड़ा सिस्टम, जी। तो इसका मतलब फिर आपको इस सिस्टम में नहीं आना चाहिए था। जी। फिर तो वो घर पे बैठ के आपको जो घरेलू नुस्खे हैं उन्हीं को देना चाहिए था। जी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो ये सिस्टम के अंदर जब आप ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ोगे, पैथोलॉजी पढ़ोगे, अभी तो मैं सिर्फ टेलर ये बता रहा हूँ आपको कि एक-एक बीमारी का कारण क्या है, उसके ऊपर 700 बीमारियों के ऊपर अगर आप पढ़ोगे तो वो कितनी डिटेल्स में जाना पड़ेगा। बिल्कुल, डेफिनिटली अ लॉट ऑफ डिटेल्स। और यहाँ तो आपने चट मंगनी पट ब्याह किया और आपने यहाँ पर एडमिशन लिया और आपको सब कुछ आ गया। जी, तो ऐसे ये नहीं है। ऐसा मेडिकल सिस्टम नहीं हो सकता। पर इस बात को कोई बुरा ना माने, मैं और हमारी टीम क्या कर रही है वो आपके सामने रख रहे हैं। जी। आपको उसके साथ वो कनेक्टेड होते हो कि नहीं होते वो आपके ऊपर है। बिल्कुल। लेकिन आप उसको माइंडसेट हो गए कहोगे कि ये जो हो रहा है वो गलत है, आप जो कर रहे हो सही हो, तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा-सा अदर वे अराउंड करके देखो। जी। कि हो सकता है कि मैं जो कह रहा हूँ और हम जो कर रहे हैं वो सही है, और आप जो अभी तक पढ़ रहे थे वो शायद गलत था। जी। तो आपको अभी तुरंत ये सब पढ़ना चाहिए। तो बिल्कुल। एनीवे थैंक यू वेरी मच सविता जी, आपका ये सब को आगे लाने का। हालाँकि मैं बार-बार ये कहता हूँ कि मैं अपने बिज़ी शेड्यूल से ये टाइम निकालता हूँ। हालाँकि मेरे पास अपने खुद के और भी कई काम हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं
कुछ बना हूँ या मुझे कुछ ज्ञान आया तो वो बांटने से और बढ़ेगा। जी, मैं तो डेफिनेटली यही बस कहना चाहती हूँ कि अगर प्रैक्टिशनर्स लोग असली स्पजर्क सीखना चाहते हैं तो आपके साथ ज़रूर संपर्क करें, जॉइन करें Thank और you. पूछें, क्योंकि असली नॉलेज इज़ हियर। अभी देखने के बाद भी मुझे पता चल रहा है। थैंक इट्स यू वेरी सो डीप। मच। Yeah. सो थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूँ आप सबको ये आज का जो एपिसोड है और इसके अंदर जो मैंने दवाई के बारे में बताया, आपको उससे काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कोई कमेंट है, अगर आप कुछ और सीखना चाहते हैं या आपके पास कोई ऐसा सुझाव है तो आप जरूर मुझे कमेंट पे लिख कर बता सकते हैं। जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले एपिसोड में।